सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 11 सार कैसे लिखे जो एक लेखन है उसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सार लेखन के कुछ नमूने जो पिछले वीडियो का बचा हुआ पार्ट है। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सार लेखन के कुछ नमूने। आइए अब हम सार लेखन के कुछ उदाहरण देखें। अब हम लोग सार लेखन के कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। गद्यांश एक। अब हम लोग इसे पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सार देखेंगे। कहा जाता है कि मानव का आरंभिक जीवन अधिक लचीला और प्रशिक्षण के लिए विशेषकर अनुकूल होता है। यदि माता पिता अध्यापक और सरकार तीनों मिलकर प्रयास करें तो वे बालक को जैसा चाहे वैसा वातावरण देकर उसकी जीवन दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जीवन का यह समय मिट्टी के उस कच्चे घड़े के समान होता है जिसके विकारों को मन चाहे ढंग से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह पके हुए घड़ों में पाए जाने वाले दोषों में सुधार करना असंभव है, उसी तरह यौवन की दहलीज को पार कर 20-25 वर्ष के युवक के अंदर आमूल परिवर्तन लाना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी किसी भी सांचे में ढाल कर किसी भी नए रूप में बदली जा सकती है, लेकिन जब वह एक बार एक प्रकार की बन गई तब उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास बहुत ही कम सफल हो पाता है। किसी लड़के या लड़की के व्यक्तित्व के निर्माण का मुख्य उत्तरदायित्व हमारे समाज, हमारी सरकार और स्वयं माता-पिता पर है, तथा बहुत कुछ स्वयं लड़के-लड़कियां पर भी। कोई भी व्यक्ति अपने ध्येय में तभी सफल हो सकता है जब वह अपने जीवन के आरंभिक दिनों में भी वैसा करने का प्रयास करे। इसी दृष्टि से विद्या अध्ययन का समय ही मानव जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। हम सभी का और स्वयं विद्यार्थियों का भी यही कर्तव्य है कि सभी इस तथ्य को हमेशा अपने सामने रखें। अब आइए अब हम लोग इसका सार देखेंगे। बाल्य काल मानव की वह अवस्था है जिसमें उसके जीवन को मन चाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। युवा अवस्था प्राप्ति के बाद उसकी जीवन दिशा को बदलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी से इच्छा के अनुसार आकृति बना सकते हैं, पक जाने पर उसका रूप परिवर्तन असंभव है। बालक हो या बालिका, उसके जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता-पिता के कंधों पर है। उसके अपने प्रयास भी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ से उस दिशा में प्रयत्न करने पर ही सफलता मिलती है। अब ये इसका जो गद्यांश है इसका जो है ये सार था। अब हम लोग गद्यांश 2 पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। हमारे देश में अशिक्षित प्रौढ़ों की संख्या करोड़ों में है। यदि हम किसी प्रकार इनके मानस मंदिरों में शिक्षा की ज्योति जगा सके तो सबसे महान धर्म और सबसे पवित्र कर्तव्य का पालन होगा। रेलगाड़ी और बिजली की बत्ती से भी अपरिचित लोगों का होना हमारी प्रगति पर कलंक है। प्रौढ़ शिक्षा योजना इनके प्रबुद्ध नागरिक बनाने की दिशा में क्रियाशील है। इस योजना से गांव में एक सीमा तक आत्मनिर्भरता आएगी। हर बात के लिए शहरों की ओर ताकने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। निरर्थक रूढ़ियों और अंधविश्वासों में फंसे हुए और अपने गाढ़े पसीने की कमाई को नग की भेंट चढ़ाने वाले ये हमारे भाई प्रौढ़ शिक्षा से निश्चित ही सचेत और विवेकी बनेंगे। स्वस्थ सफाई, उन्नति, कृषि तथा आपसी सद्भावना के प्रति प्रौढ़ शिक्षा को इनको जागरूक बनाना सकती है। इससे इनकी मेहनत की कमाई डॉक्टरों की जेब में जाने से और कचहरियों में लुटने से बचेगी। सबसे बड़ा लाभ तो प्रौढ़ शिक्षा द्वारा यह होगा कि करोड़ों लोग नए ढंग से देखने, सुनने और समझने के साथ-साथ अच्छे आचरण करने में समर्थ होंगे।
हमारे करोड़ों देशवासी आज भी अशिक्षित और पिछड़े हुए हैं। सारे संसार के सामने हम इस कलंक को सिर झुकाए सह रहे हैं। भारत की उन्नति चंद नगरों को जगमग कर देने से नहीं होगी। उसकी सच्ची उन्नति का पैमाना तो यही ग्राम समुदाय है, जिसकी पढ़ने की आयु निकल चुकी है, जो स्वयं पढ़ने के महत्व से अपरिचित है, जिसका तन मन धन नगरीय सभ्यता सत्यवादियों से लुटती चली आ रही है। ऐसे अज्ञान और अशिक्षा के अंधकार में जीवन बिताने वाले करोड़ों भाई और बहनों के प्रति यदि हम सब आज सचेत और उत्तरदायी बनने की बात सोच रहे हैं तो देश का बड़ा सौभाग्य है। आइए हम लोग इसका सार पढ़ेंगे। सार: अशिक्षित व्यक्ति समाज के लिए कलंक है। प्रशिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे। नई दृष्टि से सोचने समझने की शक्ति भी उनमें उत्पन्न होगी। साथ ही वे शोषण के शिकार भी नहीं होंगे। भारत की उन्नति का अर्थ है गांवों की उन्नति। यह तभी संभव है जब वहाँ के अधिक से अधिक नागरिक शिक्षित हो। शिक्षा कार्यक्रम ही इसका एकमात्र उपचार है। इससे सफल बनाना हम सबका कर्तव्य है। इससे देश का गौरव बढ़ेगा। अब हम लोग क्रियाकलाप 11.2 पे चर्चा करेंगे। ऊपर दिए गए दोनों गद्यांशों और उनके सार को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश का सार लिखते हुए जिन चरणों का उल्लेख किया गया है वह यही नहीं है। आप इन गद्यांशों के सार लिखने चरणों को यहाँ लिखिए। अब बोल रहा है कि जो ऊपर दोनों गद्यांश हम लोग अभी पढ़े हैं उसके सार को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। फिर गद्यांश को जो सार लिखते हुए जिन चरणों का उल्लेख किया गया है वह यहाँ नहीं है। मतलब जिस चरण चरण का जो उल्लेख किया गया है इस गद्यांश में वो ऊपर में नहीं बताया गया है। आप उन गद्यांश के सार लेखन के चरणों को यहाँ लिखिए। मतलब पहले आप गद्यांश पढ़ लीजिए, उसका सार लेखन पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके चरणों को जो है यहाँ लिखना है इस ब्लैंक वाले जगह में। पहले मूल भाव, फिर संबंधित बिंदु, फिर क्रम, अनावश्यक सामग्री, व्याख्या, दोहराव आदि। ये गद्यांश 1 और 2 में करना है। ये आपको खुद से करना है। अब हम लोग सरकारी कार्यालयों में सार लेखन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज में हर फाइल में कागजों का ढेर बढ़ता जाता है। आप जानते हैं कि सरकारी जो कामकाज होता है उसमें जो हर फाइल की जो होता है उसमें कागजों का जो है वो ढेर बढ़ता ही जाता है। एक फाइल में कागज का निपटारा कई सीटों डिस्को काउंटर से गुजरकर कई अधिकारियों के हस्ताक्षर और कभी-कभी तो कई विभागों तक घूमकर हो पाता है। अब जो एक फाइल में जो कागज होता है उसका निपटारा तो कई सीटों डेस्कों और काउंटर से गुजरकर और कई अधिकारियों के हस्ताक्षर के और तो कभी-कभी विभागों तक घूमकर हो पाता है। अतः समय को बचाने के लिए सहायक द्वारा पत्रों का सार तैयार किया जाता है। अब जो है पत्रों का भी सार जो है तैयार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सहायक के द्वारा। सरकारी कार्यालयों में जो सहायक होते हैं उनके द्वारा जो है पत्रों का सार जो है मतलब तैयार किया जाता है। इससे जो काम जल्दी हो जाए ताकि आगे की कार्रवाई के लिए सभी पत्रों का अनिवार्य रूप से न पढ़ना पड़े। अब बोल रहा है कि जो आगे की कार्रवाई के लिए सभी पत्रों को जो है मतलब अनिवार्य रूप से नहीं पढ़े। मतलब जो मेन बात कही गई है उस पत्र में बस उस पे ही ध्यान दिया जाए। फाइल पुरानी हो जाने पर प्रायः पूरी फाइल के महत्वपूर्ण बिंदु भी सबसे ऊपर लिखी दिए जाते हैं। अब जब फाइल पुरानी होती है तो उसकी जो पूरी फाइल का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको सबसे ऊपर लिख दिया जाता है। सरकारी पत्रों का सार लेखन करते समय भी मोटे तौर पर सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। साथ ही सबसे पहले क्रम से अधिकारी का पद नाम, संबंधित विभाग, मंत्रालय, पद संख्या तथा दिनांक का उल्लेख भी कर दिया जाता है। अब बोल रहा है सरकारी पत्र को जो साल लेखन करते समय जो है ये इन बातों का ध्यान देता है। क्या क्या रहता है? सबसे जो मेन बात है उस पे ध्यान देता है वह है कि सबसे पहले वो क्रम संख्या लिख देते हैं, फिर अधिकारी का पद नाम लिखते हैं, फिर संबंधित विभाग, मंत्रालय का पद संख्या का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं दिनांक कि किस दिनांक को ये पत्र लिखा गया था। ये सब जो है पत्रों में किया जाता है सार लिखने के समय में। आइए सरकारी पत्र के सार का एक नमूना देखें। अब हम लोग सरकारी पत्र का एक सार का नमूना रखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये रहा मूल पत्र। पत्र संख्या है 520, 15, 20,
11। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली, दिनांक 20 नवंबर 2011। प्रेषक श्री R.S. मल्होत्रा, उप निदेशक हिंदी, शिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 11,01,000। सेवा में अवर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली। विषय अध्यापक द्वारा हिंदी आलेखन तथा टिप्पणी कला का विक्रय। महोदय, मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपसे यह ज्ञात करूं कि आपके कार्यालय में कार्य करने वाले अध्यापक श्री सेवाराम शर्मा, जिनका अभी अभी इस केंद्र से अन्यत्र स्थानांतरण हुआ है, ने आपके यहाँ स्वयं लिखित पुस्तक हिंदी आलेखन तथा टिप्पणी कला की प्रतियां उन छात्र अधिकारियों को बेची है जो उस समय हिंदी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जो राजकीय नियमों का विरोध है। यह भी ज्ञात हुआ कि ये प्रतियां 100-100 रुपए में बेची गई थी, अतः इस मामले की छानबीन कर शीघ्र ही लिख भेजने की कृपा करें, जिससे अध्यापक से शीघ्र ही उत्तर मांगा जा सके। भवदेह हस्ताक्षर R.S. मल्होत्रा, उप निर्देशक। अब ये रहा पत्र, हम लोग इसके सार को पढ़ने वाले हैं। पहले है क्रम संख्या 25, उप निदेशक शिक्षा मंत्रालय का पद संख्या 520, 15-20-11, दिनांक है 20-11-11। अब जो है पहला पॉइंट में क्या किया गया, उप निदेशक ने अपने पद में इस हिंदी केंद्र के अध्यापक श्री सेवाराम शर्मा के संबंध में लिखा है कि उन्होंने स्वयं लिखित पुस्तक हिंदी आलेखन तथा टिप्पणी कला को 100 रुपए प्रति पुस्तक के मूल्य पर बेचा है। अब दूसरा पॉइंट है, आपने बताया कि स्वयं लिखित पुस्तकों को छात्रों ने बेचना राजकीय नियमों के विरुद्ध है। फिर तीसरा है, छानबीन कर शीघ्र उत्तर देने की अपेक्षा की गई है। अब ये पत्र लेखन के सार था। अब हम जो है ये अध्याय खत्म हो चुका है। मुझे आशा है कि आपको सार कैसे लिखे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सारे पठान प्रश्न बनाने का कोशिश करेंगे। अगर कोई आपको इस अध्याय से दिक्कत हो तो हमारे साथ टिप्पणी बॉक्स में साझा करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।